हेलो एवरीवन, आज डेट है 2 मार्च और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, G23 लैम्बास कांग्रेस अलायंस विद फुरफुरा पीएम। ये जो आर्टिकल है ना, वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। ये जो G23 जो टर्म है उसको रिलेटेड हम कुछ नॉलेज गेन करेंगे, क्योंकि इसको मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है। G20, G7, G8 जैसे ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ते हैं तो लोग सोच सकते हैं कि G23 क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होंगे 8 चरणों में। उसके लिए जो कांग्रेस है उसने फुरफुरा पीयर मतलब एक पार्टी है जिसका नाम है इंडियन सेक्युलर फ्रंट, वो अब्बास सिद्दीकी के द्वारा जिसका फाउंडेशन रखा गया था, उसके साथ में टाई अप किया है और वहां पर चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके लिए जो G23 मेंबर्स हैं उन्होंने क्या किया है, एक तरीके से फटकार लगाई है, जमकर बरसे हैं वो कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस को उनके साथ में टाई अप नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो उस पार्टी की आइडियोलॉजी से बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये G23 है क्या? देखो, 2014 में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तब से कांग्रेस अपना जो बेसिक जनाधार है, बेसिक फाउंडेशन है हमारे कंट्री में, उसको खोती जा रही है। शुरुआत में लोकसभा चुनाव में हार हुई, फिर कुछ स्टेट्स में जब रेगुलर चुनाव होते गए तो उसमें भी जो कांग्रेस है उसने अपना बेसिक फाउंडेशन को खोया। तो तभी से लेकर के कुछ जो सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस के, वो ये चाह रहे थे कि वहां के जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, उनके बीच में कुछ चेंजेस होने चाहिए, मतलब लीडर्स को लेकर को चेंज होने चाहिए। और ये जो हार रेगुलर मिल रही है ना, उसकी ढंग से रिव्यू करना चाहिए कि क्या कारण है जिसके लेकर के हमें रेगुलर हार मिल रही है। तो उसी को लेकर के कांग्रेस के लगभग 23 मेंबर्स, जिसमें गुलाम नबी आजाद जो अभी राज्यसभा से रिटायर्ड हुए हैं वो भी उसमें शामिल हैं। और इसी को लेकर के 23 जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने एक ग्रुप बनाया है, कांग्रेस के अंदर ही एक ग्रुप है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस को बचाया जाए, कांग्रेस को सेव किया जाए और कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उसको आगे लेकर के जाया जाए। लेकिन जो कुछ कमियां हैं कांग्रेस में उनको चेंज करने की आवश्यकता है, नहीं तो कांग्रेस को नहीं बचाया जा सकता है। तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने अब पूरे इंडिया में एक कैंपेन जारी कर दिया है, सेव द आइडिया ऑफ इंडिया। इसमें क्या करेंगे, जो ये सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस के, वो पूरे मतलब इंडिया में रैलीज निकालेंगे, सभा असेंबली करेंगे, मतलब लोगों को असेंबल करके स्पीच देंगे, लोगों बताएंगे कांग्रेस के बारे में। इन सभी को लेकर के जो आइडिया है कांग्रेस के, जिनसे सहायता से हमने एक इंडिपेंडेंट इंडिया को गेन करने में जिस कांग्रेस ने हेल्प की थी, उस कांग्रेस को दोबारा रीस्टोर करने के लिए कांग्रेस को जो सीनियर लीडर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं। तो ये G23 कोई स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ना होकर के कांग्रेस के अंदर ही जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया है। नेक्स्ट न्यूज कोविड-19 से लेकर के है। कोविड-19 का सेकेंड फेज वैक्सीनेशन हमारे इंडिया में 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, उसका सेकेंड फेज 1 मार्च से स्टार्ट हो गया है। और इसमें 60 प्लस एज के लोग और 45 प्लस एज के लोग जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। और इसी को लेकर के हमारे पीएम मोदी हैं, उन्होंने एम्स में कोवैक्सीन की फर्स्ट डोज को लिया है। कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक के द्वारा और इंडिजियसली इंडिया में डेवलप की गई थी, तो उनकी फर्स्ट डोज, कोवैक्सीन की फर्स्ट डोज उन्होंने ली है। ये जो सेकेंड वैक्सीनेशन का सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ है, इसमें पहले ही दिन 25 लाख जो लोग हैं उन्होंने साइन अप किया है। और गवर्नमेंट ने ये बोला है कि कोविन पोर्टल के तहत लोग रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। लोग कोविन ऐप की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कोविन जो ऐप है वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है। लोगों को जिनको भी अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, रजिस्ट्रेशन एंड बुकिंग को फिक्स करना है, उनको कोविन पोर्टल के ऊपर cowin.gov.in के ऊपर जाना है और अपना रजिस्ट्रेशन और बुकिंग को फिक्स करना है। नेक्स्ट न्यूज, हम कुछ डाटा डिस्कस करेंगे। डाटा है
वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है, पूरे वर्ल्ड में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखो एक आशा की किरण नजर आ रही है। कहाँ पर? जो इजराइल है और इंग्लैंड है उनमें पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है कोविड-19 की जो वैक्सीन पॉपुलेशन को दी गई उसको लेकर के। क्या है? देखो यहाँ पर देखो, मिड फरवरी में इंग्लैंड जो है उसमें कोविड-19 के जो नए केसेज हैं उसमें जो नए केसेस सामने आए, लेकिन उनमें हॉस्पिटलाइजेशन की बात अगर कही जाए, डेथ की बात की जाए, 85 प्लस के लोग जो हैं या फिर 65 और 84, मतलब ये जो एज ग्रुप है ना उसमें ज्यादातर अगर कोविड-19 से कोई पीड़ित हो जाता था तो या तो हॉस्पिटलाइजेशन की मतलब ऐसी समस्या आ जाती थी कि हॉस्पिटलाइजेशन करना ही जरूरी है या फिर डेथ हो जाती थी। तो ये हॉस्पिटलाइजेशन वाली रेट में भी और डेथ की रेट में भी कमी आई है। अब यहाँ पर देखो एज ग्रुप दिखा रखा है और कितना जो सिंगल डोज बेनिफिशियरी जिनको मिला है उसके बारे में बता रखा है। तो 80 प्लस जो लोग हैं, इंग्लैंड की बात यहाँ पर कर रखी है, 80 प्लस के जो एज के जो लोग हैं उनको 34.6% डोज मतलब फर्स्ट डोज ज्यादा प्रायोरिटी इन लोगों को दी गई है। 65 से 80 एज के जो लोग हैं उनको 2.5% और 65 एज ग्रुप से जिनकी एज कम है उनको 1.5%। मार्गरेट कीनन 91 एज की महिला जिन्होंने पहली डोज फाइजर बायोटेक के द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई थी उसको यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इंग्लैंड में 8 दिसंबर 2020 को उन्होंने कोविड-19 का टीका लिया था। यहाँ पर केसेज की हम बात करते हैं। ये देखो ये तीनों लाइनें हैं वो एज ग्रुप को दिखा रखी हैं। तो यहाँ देखिए जो एज ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 85 प्लस में जो केसेज हैं वो बहुत संख्या में कम आए हैं। 63.6% संख्या में कमी आई है केसेज में। हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो 85 प्लस जो एज ग्रुप है उसमें 50.6% फ्यूअर लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की व्यवस्था करनी पड़ी है। और डेथ्स की अगर बात करें तो 85 प्लस जो लोग हैं उनमें 74% जो डेथ है उसमें डिक्रीमेंट हुआ है। तो ये देखो वैक्सीनेशन को लेकर एक पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर काफी रूमर्स फैल रहे थे स्पेशली इंडिया में कि वैक्सीनेशन गलत है, इससे लोगों की डेथ हो रही है। तो इन चीजों से जो पॉजिटिवनेस आएगी, लोगों में एक अवेयरनेस आएगी जो कि वैक्सीन जो है वो गलत नहीं है। लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होने की समस्या से कम जूझना पड़ रहा है। लोगों में जो डेथ रेट है वो काफी कम हो गई है अगर समय के साथ में और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अगर ढंग से अच्छे तेजी से रैपिड तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो इंडिया में जो दोबारा से सर्ज देखने को मिल रहा है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, देखो तेलंगाना से रिलेटेड है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस राजशेखरा रेड्डी, उनकी बेटी है वाईएस शर्मिला। उन्होंने बोला है कि तेलंगाना में एक नई पॉलिटिकल पार्टी को वो लॉन्च करेंगे। ठीक है, ये जब एपी आंध्र प्रदेश यूनाइट था उस समय वहां के सीएम थे और वर्तमान में जो सीएम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी, उनकी सिस्टर है वाईएस शर्मिला। देखो ये जो राजशेखरा रेड्डी है उन्होंने 2003 में अपनी पदयात्रा लॉन्च की थी 9 अप्रैल को। 14 मई को उन्होंने पहली बार जब चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड एपी के रूप में उन्होंने 2004 में 14 मई को क्या ली थी, ओथ ली थी। और 8 जुलाई को उनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है। ये 3 डेट थी जब उनको डिक्लेयर करना था वाईएस शर्मिला को किस तारीख को अपनी पार्टी डिक्लेयर करेंगी। लेकिन उन्होंने 9 अप्रैल को अपनाया है क्योंकि 14 जो मई है और 8 जुलाई ये टाइम जो है वो काफी लंबा समय हो जाता, तो इसीलिए उन्होंने 9 अप्रैल को डिसाइड किया है कि 9 अप्रैल को डिक्लेयर किया जाएगा कि वाईएस शर्मिला नई पार्टी बनाने वाली है। देखो नई पॉलिटिकल पार्टी, वैसे तो किसी को भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की सुविधा है, जरूरी नहीं है कि उसको पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो ये पावर किसको है, ये पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है उसका सेक्शन 29A के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ईसीआई को ये पावर है कि वो किसी भी पार्टी को
पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन कर सके। लेकिन अगर डी रजिस्ट्रेशन की बात आती है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो डी रजिस्ट्रेशन की पावर नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 324 में इसके बारे में बताया गया है। ओरिजिनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, लेकिन में 1989 की बात है जब 60 हमारी जो वोटिंग एज है उसको डिक्रीज करके 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 में जब 21 ईयर से 18 एज कर दी गई कि हमें वोट डालने का अधिकार होगा जब हम 18 वर्ष गेन कर लेंगे, तो उसी समय सिंगल मेंबर बॉडी से 3 मेंबर बॉडी के रूप में चेंज कर दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। हालांकि फिर दोबारा से इसकी संख्या कम कर दी गई, लेकिन 1993 से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 मेंबर बॉडी के रूप में काम करता आ रहा है। किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज करना है, नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज करना है, ये सब काम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर रखे हैं कि कोई पार्टी इतने वोट गेन करती है, इतनी सीट गेन करती है, तो उसको किसके रूप में, स्टेट पार्टी के रूप में और नेशनल पार्टी के रूप में भी रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ कंडीशंस रख रखी है। नेक्स्ट न्यूज केरला से रिलेटेड है। देखो केरला में क्या हुआ है, केरला में जो NHAI है वो नेशनल हाईवे 66 को क्या करना चाहता था, एक्सटेंड करना चाहता था, और उसी को लेकर के एक चर्च उनके बीच में आ रहा था। जब नेशनल हाईवे 66 को एक्सटेंड करने की, चेंज करने की प्लान कर रहा है NHAI, तो उसी में एक चर्च आ रहा था, और ये जो चर्च है वो काफी पुराना है और इस चर्च को सेव करना चाहता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उन्होंने इसके नेशनल इंपोर्टेंस के बारे में बात की है और NHAI को बताया है कि आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, मतलब जिस एरिया में आपने सर्वे करके डिसाइड किया था कि यहाँ से NHA 66 को एक्सटेंड किया जाएगा, उसको आप चेंज कर सकते हो। अब 2 टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई, एक तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एक NHAI। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है, ठीक है। इसका काम है आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड कंजर्वेशन, और जो हमारे कल्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ASI। 1861 में इसको फाउंड किया गया था और अलेक्जेंडर कनिंगम इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। अब हम बात कर लेते हैं नेशनल NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। ये ऑटोनोमस बॉडी है। 1997 में इसको एस्टेब्लिश गया था और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर ये आती है। इसके कुछ इनिशिएटिव हैं, उनको हम देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन हाईवे प्रोग्राम 2016 में इन्होंने लॉन्च किया था और एक हरी पथ एप्लीकेशन को भी इन्होंने लॉन्च किया है। देखो अभी हमने ASI को देखा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए। देखो पिछले साल जब हमारे चाइना के साथ में इंडिया के कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, बॉर्डर इश्यू चल रहे थे, तो उसी समय चाइना ने क्या किया था, हमारे इंडिया में चाइना के जो हैकर्स हैं उन्होंने इंडिया में ब्लैकआउट करने की कोशिश की थी। ये कुछ दावे किए गए हैं यूएस की फर्म के द्वारा। यूएस ने ये बोला है कि पिछले साल जब 12 अक्टूबर को मुंबई में जो ग्रिड फेलियर हुआ था उसकी वजह से, क्योंकि कोविड-19 चरम पर था और हॉस्पिटल में जो लाइट की व्यवस्था है होना बहुत जरूरी थी, इसके अलावा जो ट्रेन है वो भी काफी इधर उधर रुक गई थी क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है वो उसको हैक कर लिया गया था। तो ये बोला गया है कि ये सब कुछ जो हुआ था ना वो चाइनीज मालवेयर की वजह से हुआ था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टडी की है और उसी स्टडी में ये सारी बातें सामने आई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी स्टडी में बोला है कि चीनी हैकर्स की जो फौज है वो अक्टूबर में मात्र सिर्फ 5 डेज में उन्होंने भारत के जो पावर ग्रिड है, IT कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर है, उनके ऊपर काफी बार साइबर अटैक किया था, लेकिन ज्यादातर जो उनके मालवेयर हैं वो एक्टिव नहीं हो पाए। उन्होंने डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर, इन सब को टारगेट किया था, लेकिन कुछ चीजें ही अफेक्ट हो पाई। ठीक है, तो ये इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि चाइना जो है वो इंडिया को चारों तरफ से काउंटर करने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ से बॉर्डर इशू क्रिएट कर रहा था और अंदर से जो इंटरनल चीजें हैं उनको भी
एक तरीके से हैक करने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, व्हाट्सएप की न्यू पॉलिसी से लेकर के है। एक प्ली फाइल हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि आप 3 दिन में जो व्हाट्सएप की कंट्रोवर्शियल न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है, जिसको शेड्यूल कर रखा है कि 15 मई से वो इंडिया में इफेक्ट में आ जाएगी, तो उसी को लेकर के एक प्ली फाइल हुई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप अपनी रिपोर्ट दीजिए कि आप क्या जांच कर रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये बात की है कि ये जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है व्हाट्सएप की, वो हमारी प्राइवेसी को क्या करेगी, वायलेट करेंगी। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी केस में, पुट्टुस्वामी जो केस था उसमें जजमेंट दिया था 2017 में कि जो प्राइवेसी है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक बात बोली गई कि जो व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है ना, वो यूरोपियन यूजर्स को जितनी प्राइवेसी देती है उतनी हमारे इंडिया को नहीं देती है। वहां पर यूरोपियन यूजर्स की जो न्यूज़ है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो फेसबुक के साथ शेयर नहीं कर सकती। इतने स्ट्रिक्ट उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अब यूरोपियन यूनियंस में कौन से डाटा प्रोटेक्शन है, जीडीपीआर वहां का एक्ट है, उसी के तहत ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन हमारे इंडिया में जो प्राइवेसी पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, उसमें इस तरीके के कोई भी प्रोविजन नहीं है कि वो फेसबुक के साथ में अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है। उसके लिए जो डाटा प्रोटेक्शन को करने के लिए काम किया गया था, BN श्री कृष्णा कमेटी बनाई गई थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला था कि हमारे इंडिया को भी EU की तरह, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनकी तरह अपने डाटा को अच्छे से प्रोटेक्शन करना होगा। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप, उन्होंने बोल दिया है, हिंट दे दिया है कि वो 2024 में जो दोबारा से जब प्रेसिडेंसी के लिए इलेक्शन होंगे तो वो दोबारा से उसमें क्या करेंगे, कंटेस्ट करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने किसी नई पार्टी को बनाने से इनकार कर दिया है। देखो, इस बात से क्या सामने आता है कि अमेरिका में हालांकि 2 पार्टी का रूल है, रेगुलर वहां पे 2 पार्टी ही मेजोरिटी में आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अमेरिका है उसमें नई पार्टियां नहीं बनाई जा सकती। उसमें बहुत सारी अभी भी, वर्तमान में भी अमेरिका में बहुत सारी छोटी छोटी कुछ पार्टी अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, देखो अमेरिका में कोई व्यक्ति, हमारे इंडिया में तो कोई व्यक्ति कितनी बार भी प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो सकता है, लेकिन अमेरिका में एक व्यक्ति मैक्सिमम 2 बार प्रेसिडेंट के लिए चुना जा सकता है। तो मिस्टर ट्रंप एक बार तो राष्ट्रपति रह चुके हैं, 2020 वाले चुनाव में वो हार गए थे और 2024 के लिए उन्होंने दोबारा से हिंट दिया है कि वो दोबारा प्रेसिडेंसी के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।